हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। जैसा आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीवीसी स्टडी क्लासेस, यहाँ पर आपको प्रतिदिन लाइव क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, जिसमें आपको लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर को ध्यान में रखते हुए आपको एनसीईआरटी बुक को विस्तार पूर्वक पढ़ाया, समझाया और बताया जाता है। और यदि आप किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप देखेंगे, जो भी आज के समय में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पूछे जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन वो आपके कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आपके एनसीईआरटी बुक से। अगर खास करके अगर हम बात करें मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ामों की, किसकी बात करें, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ामों की, तो वहाँ पर मुख्य रूप से आपके सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो आपकी किसकी एनसीईआरटी बुक पर लाइन बाय लाइन। अभी हाल ही में आपका नीट एग्ज़ाम हुआ, अभी आपके जून माह में आपके किसके होने हैं, एम्स के एग्ज़ाम होने हैं, बीएससी एम्स के होने हैं। तो उसमें आप क्या करें, जितना हो सके एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ें और समझें और उसके बारे में जानें, क्योंकि एनसीईआरटी लैंग्वेज थोड़ा सा क्या होती है, समझने में दिक्कत होती है बच्चों को। तो इसी को समझाने के लिए, बताने के लिए हम यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन 3D एनिमेशन की हेल्प से आपको हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे कई लेक्चर देखे होंगे और आज हम पढ़ रहे हैं पादपों में श्वसन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पादपों में श्वसन के बारे में, कि पेड़ पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है, कैसे इनकी प्रक्रियाएं होती हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और आपके हर एक पहलू के बारे में चर्चा करेंगे कि पादपों में श्वसन कैसे होता है, मानवों में, जीव जंतुओं में श्वसन, रिस्पायरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो हम इसे 3D एनिमेशन की हेल्प से देखेंगे। और यदि अभी तक आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वहाँ से उसका पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से आप इसका पहला पार्ट जरूर देख सकते हैं। तो आइए यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं और अपना देखते हैं कि किस प्रकार से इनमें आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, कितने चरणों में पूर्ण होती है, कैसे कैसे इसमें विभिन्न चरण होते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर हम अपनी वीडियो चालू करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो श्वसन करते हैं, और पौधों में मुख्य रूप से कोई एक स्पेशलाइजेशन आपका कहा जाए तो कोई ऑर्गन्स नहीं होता है। मानव में आपके क्या होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को। जबकि प्लांट में कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं कि वो श्वसन करे, लेकिन इनमें वतरंध्र और रंध्र उपस्थित होते हैं, जिसके माध्यम से ये गैसों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और देखते हैं जैसे लीव फूड यूज फॉर द ऑक्सीडेशन, जैसे आपका पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान आपका सेलुलोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, इन सभी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बेशन करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसके लिए आपके ह्यूमन बींग्स और अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सांस लेते हैं। क्या लेते हैं, जैसे आपके स्टोमेटा से आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन, स्टोमेटा जो होते हैं, रंध्र होते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एब्जॉर्बेशन होता है। और अब देखेंगे कि पेड़ पौधे, जैसे मनुष्य सांस या ह्यूमन बींग सांस लेते हैं, इस प्रकार से पेड़ पौधे केवल रात के समय ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी वो क्या करते हैं, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते रहते हैं, रिलीज करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, आपके रिलीज करते रहते हैं। इनमें अगर और इनकी बात करें तो आगे देखिए, जैसे आपका फूड है, फूड के डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए क्या होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है, फूड का आपका डाइजेशन होता है। चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कच्चा मांस खा रहा हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो या सर्वाहारी कोई भी जीव हो, तो उनमें क्या होता है, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए किसकी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे डेड ऑर्गेनिज्म है, उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए आपके कोई भी एनाबॉलिक, कैटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं, साइनोबैक्टीरियाज हैं, इनमें भी ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूसली होती रहती है। अब और देखें, जैसे आपकी जो
प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में आपकी प्रकाश की उपस्थिति में आपका क्या होता है, फूड का स्टोरेशन होता है, जिसमें आपका जैसे यहाँ पर खंभ कोशिकाएं और ये आपका क्लोरोप्लास्ट दिया गया है। क्या दिया है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, अर्थात प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, जो कि ग्रेना के चारों ओर लैमेली तंत्र उपस्थित होता है। जो आप पीले कलर के बोर्ड देख रहे हैं वो आपके फूड स्टोर शर्करा के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर सेल ग्लूकोज, सुक्रोज के आपस में मॉलिक्यूल्स मिल करके स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं और बृहद मॉलिक्यूल आपस में क्या होते जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। और देखिए इनमें किसी भी प्रकार का आपका क्लोरोप्लास्ट या कहा जाए तो जैसे वुड है, स्टेम है, आपका रूट्स हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, अभाव होता है विकसित प्लांटों में। अब जैसे ब्रीथिंग आपकी दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे ग्लूकोज से क्या बनती है आपकी एनर्जी, अर्थात आपकी एटीपी का क्या होता है, संश्लेषण होता है। इसके आगे समझते हैं और देखते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है आपकी मुख्य रूप से कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे होती है आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूरी प्रोसेस होती है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस साइकिल्स, क्रेब्स साइकिल्स, इन सभी में आपकी क्या होती हैं, एटीपीज का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चैन एंड द ऑक्सीडेशन, फोटो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। ऑक्सीडेशन कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे, और रिस्पायरेटरी सब्सटेंस। तो रिस्पायरेटरी सब्सटेंस में जैसे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, पाचन होता है। उसी के प्रकार आपका प्रोटीन के साथ साथ फैट के साथ साथ आपका ऑर्गेनिक एसिड, इन सभी का क्या होता है, आपका विघटन होता है, प्रोसेस होती है। अब ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है वो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है। क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स में, जिनका अंतिम उत्पाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है आपकी, ग्लूकोज के अपघटन की अगर प्रोसेस देखें तो आपकी जैसे यहाँ पर ये दिया गया है कि सबसे पहले आपकी जो एनर्जी होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हीट होता है। हीट से आपका क्या होता है, एडीपी, एडीपी से क्या बनती है, एटीपी बनती है। एटीपी क्या कहलाती है, एनर्जी सोर्स कहलाता है, जो कि आपका एब्जॉर्बेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मूवमेंट हो, ठीक है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या ब्रीथिंग हो, कहीं पर भी अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पर आपकी एटीपी की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। या भी इसका सिंथेसिस जैसे हमने पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस के दौरान आपके स्ट्रोमा में क्या बनती है, एटीपी का संश्लेषण होता है, जिसमें आपके कार्बन स्केलेटन की संरचना देखें और आपका न्यूक्लियोक एसिड की फॉर्मेशन देखें। तो यहाँ पर फास्फोरिक और नाइट्रोजनी युक्त क्षारक पदार्थ, बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सभी क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंट में आपके ग्लूकोज का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, टूटता है, तो जिसके 3 आपकी एनर्जी बनती है, आपका वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके ह्यूमंस में क्या बनती है, एनर्जी, और आपके प्लांट में आपका क्या बनता है, आपकी अलग अलग एनर्जी स्टोरेशन होती है। और बैक्टीरियाज में क्या बनते हैं, आपकी अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो जैसे एनारोबिक रिस्पायरेशन, पैट्रिस और ऑर्गेनिज्म, तो ये आपके बैक्टीरियल और नॉन बैक्टीरियल आपकी ईस्ट सेल, और कहा जाए तो ये एनारोबिक्स प्रोसेस दी गई है। तो फैकल्टिव एनारोबिक्स और आपका एवोल्यूटरी एनाबॉलिज्म, आपकी आर्किड इक्वलाइज, और देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर किस प्रकार से दोनों के डायग्राम आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर कि किस प्रकार से ये आपके जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होगा वहाँ पर। और आगे देखते हैं कि आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सेल्स हैं, उनमें रिस्पायरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर सेल्स के भाग पे वहाँ पर क्या होगा, आपकी हाइड्रोजन का विघटन होगा, जिसमें आपका एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो कि पूरी उस एक्टिविटी को क्या करती है, आगे बढ़ाने का वर्क करती है। और साथ में जैसे ग्लाइकोलिसिस एंजाइम्स, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में आपके जो साइटोप्लाज्म होता है, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है
वो आपके साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पे होती है? आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। अब ग्लाइकोलिसिस में आपके एरोबिक और ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक्स ऑर्गेनिज्म, और इसकी जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, और जैसे ईस्ट सेल्स और मैमल्स टिश्यूज दिए गए। एब्डेन और मार्फो आपका फ्रेंस ग्लाइकोलिसिस, एएमपी पथ, इसकी और आगे संरचना देखते हैं। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की तो किस प्रकार से आपकी ये प्रोसेस होती है, इसमें अलग अलग। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? 6 कार्बन अर्थात ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है वो लगभग आपकी 10 चरणों में पूर्ण होती है। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हुई। फोटोसिंथेसिस में आपका सुक्रोज बना, सुक्रोज से ग्लूकोज, ग्लूकोज से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से आपका क्या बन गया? फिर से ग्लूकोज, और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस वहाँ से कंटिन्यूसली होती है। तो इसके हम 10 चरणों को कंटिन्यूसली क्रम वाइज समझेंगे और इसमें देखेंगे कि आपकी किस प्रकार से ये फेजेस, जैसे फर्स्ट फेज दी गई तो ग्लाइकोलिसिस प्रोप्राइटरी फेज दी गई। तो इसमें सबसे पहले ग्लूकोज, मैग्नीज धातु की प्रेजेंट में आपके एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंट में होती है। किस एंजाइम की? आपकी हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंट में। उसके पश्चात आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फास्फेट होता है। ये तीसरी प्रोसेस होती है। उसके पश्चात आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है आपका। तो चौथी प्रोसेस जो दी गई है आपकी फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट से आपकी ये 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। जैसे आपका PGAL फास्फोग्लिसरिक एसिटल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है आपका? फास्फोग्लिसरिक एसिटल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। इसके पश्चात और आगे की हम प्रोसेस देखते हैं जो कि आइसोमराइजेशन एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर आपके फॉस्फेट समूह क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट का आपका विघटन होगा, जो कि 2 भागों में विघटन होता है। जैसे आपका 5वीं फेजेस में क्या दिया गया है? PGAL दिया गया है। ये आपकी अलग अलग प्रोसेस दी गई हैं, तो इसको आप देख सकते हैं और बता सकते हैं किस प्रकार से इनमें ये प्रोसेस हो रही है। फिर आपका 3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। क्या होता है आपका? 6वें प्रोसेस में। इसको हम अभी अपनी NCERT बुक की हेल्प से भी समझेंगे और उसकी थ्योरी भी देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस आपकी क्रमबद्ध तरीके से होती है। तो आपका डाइफास्फेशन दिया गया है, जहाँ पर आपका PGA 3 फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? आपका 3 फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर आपकी ATP की क्या होती है? बहुत हायर क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। इसके आगे जो 8वीं फेजेस है, क्या है आपकी 8वीं फेजेस? उस फेज में चलते हैं और उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से आपका 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से और दूसरे सब्सटेंस कैसे बनते हैं। तो अब दूसरी प्रोसेस होती है जहां पर आपका 2 फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है, और उसके पश्चात यहाँ पे जल के मॉलिक्यूल का क्या होता है? बाहर निकलते हैं। इसमें और देखिए 3 फास्फोपाइरुवेट अर्थात 3 फिनॉल पाइरुवेट अम्ल का निर्माण होता है, जिसके लिए आपके डाइफास्फोस्फेटेट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एसिड ATP की उपस्थिति में पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है, अर्थात पाइरुविक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। अर्थात जो ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है आपका? ग्लाइकोलिसिस की अंतिम ग्लूकोज से क्या बनता है आपका? पाइरुविक अम्ल बनता है, जैसे कि ये प्रोसेस आपकी दी गई। तो सबसे पहले आपका क्या बनता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। फिर यहाँ पर ये आपकी अलग अलग फेजेस होती हैं। तो ये आपकी अलग अलग क्या दी गई हैं? प्रोसेस दर्शाई गई। तो और आगे इसमें देखते हैं जो आपकी प्राइमरी
प्रोपर्टी फेजेस होती हैं। इन फेजेस में आपकी PgAl का और डाई एसीटोन फास्फेट का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार जब नेट गेन होते हैं तो इनमें आपकी अलग अलग हम इनकी प्रोसेस को समझते हैं। जैसे यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस के दौरान आपके ATP और NADH2 और टोटल कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे आपकी प्रॉपर्टी फेज जो होती है उसमें आपके 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें 2 ATP के यूज़ किया जाता है, जिसमें NADP कोई भी नहीं बनते हैं। साथ में वहाँ पर टोटल कितनी ATP की आवश्यकता होती है, 2 ATP की आवश्यकता होती है। पे ऑफ द फेज, इसमें आपके 4 ATP की आवश्यकता होती है। कितने ATP की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है। कितने आपके 2 NADH2 का। इसका पूरा नाम क्या बताएंगे, जैसे निकोटामाइड एडिनोसिन आपका डाई न्यूक्लियोटाइड्स हाइड्रेट, ये इसका नाम बता सकते हैं। और फिर यहाँ पर 4 ATP प्लस आपका 2 NAD का फॉर्मेशन होता है। और आगे समझते हैं, जब इसमें आपकी अलग अलग जो प्रोसेस दी गई हैं नेट गेन में, वहाँ पर आपकी केवल 4 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। फैट ऑफ द पायरुवेट, जिसमें ग्लाइकोलिसिस से आपका पायरुवेट तो बनता है। पायरुवेट के आगे आपकी क्या होती है, परचेस ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द क्रेब्स साइकिल। यहाँ पर क्रेब्स साइकिल हो जाएगी, एनाबॉलिक और आपका एरोबिक प्रोसेस होने लगेंगी, जो कि आपकी कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, पायरुवेट होता है, जिसमें एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली प्रोसेस यहाँ पर दी गई हैं। जैसे फॉर्मेशन द एवर और आपका टू बॉयल, और इनकी जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो कार्बोहाइड्रेट्स, इनकम्प्लीट ऑक्सीजन, द सिंपल्स सब्सटेंस, द प्रोडक्ट्स, एनाबॉलिक कैटा कंडीशंस, फॉर्मेशन ऑफ द अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड, रिमेंशन ईस्ट फैकल्टेटिव द एनारोबिक्स, आपकी अलग अलग ये क्या होती है, प्रोसेस होती हैं, जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, जिसमें पायरुवेटिक एसिड का निर्माण होता है, जिसमें एथेनॉल और कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये आपकी प्रोसेस दी गई है। यहाँ पर क्या क्या, जैसे 2 आपके पायरुवेट एसिड हैं तो वहाँ पर पायरुवेट डाइहाइड्रेट, और आपके आर्कीबैक्टीरिया ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस से आपके 2 NADP का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, और आपके 2 NAD से H का 2 NAD का, और साथ साथ आपका एथेनॉल का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको, इसको हम और विस्तार पूर्वक अपनी NCERT बुक देखते हैं और उस NCERT बुक की हेल्प से इसको क्या कर समझते हैं और विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो यहाँ पर और जैसे क्या दी गई हैं, आपकी प्रोसेस दी गई हैं, उन प्रोसेस के बारे में समझते हैं और उसके बारे में देखते हैं। तो इसके चलते हम क्या कर लेते हैं, अपनी क्या कर लेते हैं, NCERT बुक ओपन करते हैं। क्या कर लेते हैं, NCERT बुक, और उसको समझते हैं, ठीक है। और उसके में आपकी दी गई ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के बारे में देखते हैं। जैसे ये आपकी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस दी गई, क्या दी गई है, ग्लाइकोलिसिस की। तो इसमें आप लाइन बाय लाइन समझते हैं और यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रोसेस आपकी होती है और ये कितने चरणों में पूर्ण होती है। तो जैसे आपने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता है आपका ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन परमाणु वाला होता है, जो कि ATP और ADP में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट से। तो ध्यान रखिएगा, काइनेज एंजाइम की प्रोसेस में ये क्या होता है, प्रोसेस होती है जिससे ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण होता है, जो कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो कि ATP से ADP का फॉर्मेशन करके ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, तो इसे हम डाईफास्फेट भी बोल सकते हैं। फिर इसमें
ट्राइओस फास्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट का निर्माण होता है, जो कि आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ट्राइओस फास्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का फॉर्मेशन होता है। इसके पश्चात आपका NAD से NADH प्लस H आयन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 2 ट्राइओस फास्फेट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपका 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होगा। यहाँ पर फिर से आपके ADP से आपका ATP का निर्माण होगा, जिसमें 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पर फास्फोरिक अम्ल H3PO4 की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल और H2O बाहर निकलेगा, जिसमें आपका फास्फोइनोल पायरुवेट अम्ल बनता है। और यहाँ पर ATP की उपस्थिति में आपका काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया लगभग आपके 10 चरणों में पूर्ण होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है वो लगभग आपके कितने चरणों में पूर्ण होती है, आपके 10 चरणों में पूर्ण होती है। अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं और देखते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ग्लाइकोसस अर्थात शर्करा एवं लाइसिस अर्थात टूटने से हुआ है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया गुस्ताव तथा एब्डेन, यहाँ पर देखिएगा, एब्डेन, ऑटोमेयर, हॉफ तथा जे परानास द्वारा दिया गया था तथा इसे सामान्यतः EMP पथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से आता है, आपके EMP पथ के नाम से भी जाना जाता है। अनाक्षी जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणु में बदल जाता है। पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद है। और आगे समझते हैं, संचित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। सुक्रोज इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों मोनोसेक्राइड्स सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा फास्फोरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाते हैं। ग्लूकोज का फास्फोरीकृत रूप समावयवीकरण द्वारा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के विभिन्न चरण चित्र 14.1 में दर्शाए गए हैं। हालांकि ग्लाइकोलिसिस में लगभग 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रियाओं में विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होता है। यह ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर ध्यान दें जिनमें ATP का उपयोग, ATP ऊर्जा अथवा ATP का उपयोग इन मामलों में NADPH होता है। ATP का उपयोग 2 चरणों में होता है। पहले चरण में जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित होना होता है तथा दूसरे चरण में फ्रक्टोज 6 फास्फेट का फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में परिवर्तन होता है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट टूटकर हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट तथा 3 फास्फोग्लिसरिक हाइड्राइड अर्थात PGAL बनाता है, जबकि 3 फास्फोग्लिसरॉल 3PGA का एक 1,3 डाइफास्फोग्लिसरेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें एक NAD से एक NADH का निर्माण होता है। PGAL से 2 समान अपचोपचयन रिडक्शन 2 हाइड्रोजन अणु बनते हैं, जिससे पृथक होकर आपका क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, और आगे समझते हैं। इसको छोटा सा जूम आउट कर लेते हैं और इसके बारे में देखते हैं। पृथक होकर NAD के एक अणु की ओर स्थानांतरित होता है। PGAL ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फास्फेट से मिलकर PGA में परिवर्तित हो जाता है। DPGA का उपयोग ATP निर्माण में होता है। PEP
का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। क्या तुम यह गणना कर सकते हो कि एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण होता है? तो आपके 2 एटीपी का संश्लेषण होता है। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है। पायरुवेट का उपापचयी भविष्य क्या है, यह कोशिका आवश्यकता पर निर्भर करती है। यह 3 प्रमुख तरीके हैं जिसमें विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलाइसिस द्वारा उत्पन्न पायरुविक अम्ल का उपयोग करती हैं। ये लैक्टिक अम्ल, किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन और ऑक्सी श्वसन में अधिकांशतः प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक में किण्वन अनाक्षी परिस्थितियों में होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने हेतु जीवधारियों में क्रैब्स चक्र के द्वारा होता है, जिसमें ऑक्सी श्वसन या श्वसन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहा जाए तो ना के बराबर होती है। अर्थात अनाक्षी श्वसन की ये प्रक्रिया होती है जो कि आपकी कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ पे होती है आपकी? कोशिका द्रव्य में। और इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो आपका ग्लूकोज होता है। इसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? क्रेब्स साइकिल में होती है, जहाँ पर सहकारी एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? सहकारक एंजाइम होते हैं, जिसमें कोवैक्टर्स होते हैं। आपका फैट का भी क्या होगा? अपचयन होगा, आपके ग्लूकोज का अपचयन होगा, और साथ में कार्बोहाइड्रेट का के साथ साथ आपके प्रोटीन का भी क्या होगा? अपचयन होगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में क्रमबद्ध तरीके से अगली जो साइकिल होगी आपकी क्रैब्स साइकिल में कंप्लीट होगी। तो उसे हम 3D एनिमेशन की हेल्प से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो अभी तक के लिए आप इतना ही पढ़िए और उसको अपनी NCERT बुक में अंडरलाइन करिए। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाइए। बाकी इसके अगली चर्चा हम नेक्स्ट कल आपकी लाइव क्लास में 9 बजे से पुनः प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, और आपके सभी सपने, सभी लक्ष्य को आप अपने प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।